डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्मदर्शी में यौगिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानेंगे। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डियर स्टूडेंट, यौगिक सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को कई गुना बड़ा करके दिखाने में सहायता प्रदान करती है। यहाँ पर लिख सकते हैं, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को कई गुना बड़ा करके अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को कई गुना बड़ा करके दिखाने में सहायता प्रदान करती है। या ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को कई गुना बड़ा करके दिखाने में सहायता प्रदान करते हैं, उसको हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यह है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब हम बात करेंगे इसके रचना की। तो रचना के अंतर्गत इसमें कुछ इस तरह का आकार होता है। यहाँ पर आपका बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है अत्यधिक फोकस दूरी की, और यहाँ पर आपकी छोटे द्वारक और कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। इसको हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस क्योंकि इसके सामने वस्तु रखी जाती है और इसका संकेत FO होता है। और ये आपका नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका लेंस या नेत्र लेंस इसको हम कहते हैं FE। यानी धातु की एक बेलनाकार नली होती है ये, जिसमें कम फोकस दूरी और कम द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य चौड़ी नली लगी होती है जिस पर अत्यधिक फोकस दूरी और ज़्यादा द्वारक का बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका लेंस या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर चित्रानुसार इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है जिसके प्रथम सिरे पर कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अब ये कहेंगे कि नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य चौड़ी नली लगी होती है। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य चौड़ी नली लगी होती है। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य चौड़ी नली लगी होती है जिसमें अत्यधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक और उत्तल लेंस लगा होता है, जिसमें अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का
बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका लेंस कहते हैं। बड़ी नली में छोटी नली को आगे पीछे खिसका करके हम इन लेंसों को कम या ज़्यादा अधिक कर सकते हैं, और इसमें दंड चक्र व्यवस्था होती है, जिसके अंतर्गत हम वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ये है आपका सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? ये एक पैसा प्रकाशिक यंत्र है जो अत्यंत सूक्ष्म या छोटी वस्तुओं को कई गुना बड़ा करके देखने में सहायता प्रदान करती है। इसकी रचना क्या है? हमने डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम पतली नली है और ये आपकी चौड़ी नली है। यहाँ पर हमने बताया है कि इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है, जिसके प्रथम सिरे पर कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अवदृश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य चौड़ी नली लगी होती है, जिसमें अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक और उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हम इसके किरण आरेख की बात करते हैं। आप इसको राइट डाउन कर लें, मैं सफा कर रहा हूँ इसको। किरण आरेख, किरण आरेख। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है जिधर वस्तु नहीं होती है। आभासी प्रतिबिंब लेंस के सामने बनता है जिधर वस्तु रखी होती है। और ये भी जानते हैं जैसे जैसे वस्तु की दूरी प्रकाशिक केंद्र की तरफ यानी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रतिबिंब आपका बड़ा होता जाता है। तो इस स्थिति के अंतर्गत यह आपका लेंस है, और जिसका ये आपका कुछ इस तरीके से आपका एक उत्तल लेंस है और दूसरा एक और उत्तल लेंस है, जिसकी फोकस दूरी और द्वारक ज़्यादा बड़ा है, इससे आपका बड़ा है। तो यहाँ पर ये आपकी फोकस दूरी है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आपका कोई वस्तु रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपका यदि लेंस L1 है, LO, और ये आपका LE हम लिखे लेते हैं। ये नेत्रिका लेंस हो गया और ये अवदृश्यक लेंस हो गया है। तो इसकी दो फोकस दूरियाँ क्रमशः ये और ये होगी। तो ये F1 फोकस दूरी हो जाएगी और ये F2 फोकस दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये आपका FO है और ये आपका FO है, लेकिन ये दूसरा है और ये आपका पहला है। यानी पहले वाले में हम एक भी डैश न लगाए, दूसरे वाले में हम एक डैश लगाए देते हैं। या हम यहाँ पर इसको 2 कह दें और यहाँ पर हम इसको 1 कह दें। और ये कोई वस्तु आपकी AB है, AB कोई वस्तु है ये, और इस वस्तु की यहाँ से जो डिस्टेंस है वो U होगी। चूँकि LO लेंस है, अवदृश्यक लेंस है, इसलिए हमने इसको UO कह दिया। या तो फिर हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं UO। अब डियर स्टूडेंट, हमको इंसिडेंट रेस कम से कम 2 लेनी चाहिए, इसलिए इसकी हमने एक इंसिडेंट रेस हमने ये ले लिया है और दूसरी हमने ये ले लिया है, और ये इसका प्रकाशिक केंद्र O है। तो ये प्रकाशिक किरण कुछ इस तरीके से द्वितीय फोकस होकर गुजरेगी अपवर्तन के नियम अनुसार, और ये आपका कुछ यहाँ पर। अब इन दोनों आपतित किरणें परावर्तित होती हैं और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। कुछ उल्टा बनेगा, यानी A डैश और B डैश, और ये प्रतिबिंब इस प्रतिबिंब से बड़ा है जो आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। और इसलिए हम इसकी डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम VO कहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर आई आपका नेत्रिका लेंस है। नेत्रिका लेंस है तो इसलिए हम इसके डायग्राम को यहाँ पर FE, ये लो, ये हमने FE कह दिया, इधर भी हमने FE कह दिया। तो कुछ इस तरीके से ये आपका FE है, ये आपका FE है, ये आपका दूसरा है और ये आपका पहला है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो लेंस है, ये लेंस, ये वस्तु इस लेंस के लिए
वस्तु का कार्य करेगी। ये वस्तु यानी जो प्रतिबिंब बना है, इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बना हुआ है अदृश्यक लेंस से, तो ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगी। तो इससे हम दो प्रकाशित किरण, एक हमने मुखच के समांतर ले लिया और हमने एक प्रकाशित केंद्र ओ से ले लिया। तो ये दोनों प्रकाश किरणें अपवर्तन के अनुसार सीधे निकल जाएगी और ये द्वितीय फोकस से होकर कुछ ऐसे चली जाएगी। अब इन दोनों प्रकाश किरणों को एकदम पीछे बढ़ाएं, कुछ ये इस तरीके से, और इन दोनों प्रकाश किरणों को एकदम पीछे बढ़ाएं तो यहाँ पर ये एक दूसरे को आपस में काट देते हैं, जिससे इसका बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है, जो कि बी डैश और ए डैश हो गया है, इसलिए हम इसको ए डबल डैश और बी डबल डैश मानेंगे। प्रतिबिंब हमारा संयोजन इस प्रकार होना चाहिए कि जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है इस लेंस से स्पर्श देश की न्यूनतम दूरी पर अर्थात डी पर हो, मतलब DE इक्वल 25 सेंटीमीटर पर हो, और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है ये हम इसको UE मानेंगे, क्योंकि ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है और इसका प्रतिबिंब आपका ये बन रहा है जो स्पर्श देश की न्यूनतम दूरी पर है, D बराबर V बराबर 25 सेंटीमीटर। ये है आपका किरण आरेख। अब हम बात करेंगे इसके रेखीय आवर्धन की। तो सूक्ष्मदर्शी की रेखीय आवर्धन, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। देयर स्टूडेंट, इस डायग्राम को आप अच्छे समझ गए होंगे, मैं ऐसा करता हूँ। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये आपका M। यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये आपका मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका कोई ई है, यानी आँख है। ये लो आँख हम दिखा देते हैं, आँख है, कुछ इस प्रकार से आँख को भी हम बना देते हैं। ये लो ये आँख है, हम लिख भी दिए हैं कि आँख है, और यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है वो बीटा बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, हम इस बात को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और यहाँ पर मैं जो आवर्धन बताने जा रहा हूँ वो सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा से थोड़ा सा डिफरेंट बताऊँगा। हम बहुत ही कम मैथमेटिकल प्रयोग करेंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किसी प्रकार का कोई डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो आवर्धन है उसके बारे में हम सीखेंगे। चित्र को आप अच्छे समझ लें कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है वो कुछ दूसरे प्रकार से होगी और आप देखेंगे क्या है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब की लंबाई बटे वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई। जैसा कि हम जानते हैं कि M इक्वल क्या होता है, I/O बराबर V/U। जैसा कि हम जानते हैं कि M इक्वल होता है I/O। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के आवर्धन को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो अंतिम प्रतिबिंब आपका A डैश B डबल डैश है, तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं A डबल डैश B डबल डैश बटे वस्तु की जो वास्तविक वस्तु की लंबाई है वो आपकी कुछ AB है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको मैथमेटिकल्स कुछ यूजमेंट बता रहा हूँ, वो कुछ इस तरीके से हैं, आप इसको अच्छे से समझें। यहाँ पर पूरा डायग्राम बना हुआ है, इसलिए बिना सफ़ा किए इसको समझा पाना मुश्किल है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, मैथमेटिकली A डैश B डैश और A डैश B डैश में इसका
गुणा कर दिया, तो गुणा करने से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे। बात ये है कि ए डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश बटे ए बी। डैश स्टूडेंट, ये ए डबल डैश बी डैश बटे ए डैश बी डैश, ये इस लेंस की आवर्धन क्षमता है। इस लेंस की आवर्धन क्षमता का अर्थ ये है कि ये अवनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता है, इसलिए हमने इसको एम ई कह दिया। एम ई मतलब नेत्र का लेंस की आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई ए डैश बी डैश। और दूसरा जो लिखा है ए डैश बी डैश बटे ए बी वस्तु की लंबाई है और ए डैश बी डैश इसकी प्रतिबिंब की लंबाई है, और ये आपका बन रहा है अवदृश्यक लेंस से। तो इस प्रकार ये हमको फार्मूला प्राप्त हो जाता है प्रकाशिक यंत्र में यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे कंडीशन की। दूसरी कंडीशन क्या है? जब प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बने और जब प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बने। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में मैंने दो फार्मूले आपको ड्राइव करके बताए हैं। m इक्वल 1 प्लस का d अपान एफ ई या ओनली f, और m इक्वल d अपान एफ। ये स्पर्शदर्शी की न्यूनतम, ये अनंत दूरी पर बनने वाले प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता है, और ये स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब आवर्धन क्षमता है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो अवनेत्र लेंस के माध्यम से बन रहा है, इसलिए हम फोकस दूरी अवनेत्र लेंस के ले लेंगे एफ ई और एफ ई और एफ ई। तो वास्तविकता में होता क्या है आप इसको राइट डाउन कर लें, और मैं आप लोगों को थोड़ी सी दूसरी जानकारी देने जा रहा हूँ, उसको आप देख लें। पहली है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आपका हो जाएगा, यहाँ पर से मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एम ई इक्वल क्या हो जाएगा? एम ई इक्वल हो जाएगा 1 प्लस का डी अपान एफ ई, और एम ओ इक्वल क्या होगा? एम ओ मतलब कि अब अवदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल, इसका ये एंगल्स, इसका ये एंगल्स, इसका ये एंगल्स और इसका ये एंगल्स आपस में बराबर है। इसलिए इस भुजा की लंबाई, इस भुजा के यानी लंब और आधार का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? यहाँ पर हम कहेंगे ए बी अपान ए ओ और ए डैश बी डैश अपान बी डैश ओ, यानी कि ये यहाँ से यहाँ की जो हाइट है वो आपका कुछ V0 है, U0 है और V0 है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कह सकते हैं? यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी बटे प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या फिर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो हम इसको लिख सकते हैं V0 अपान U0। अब यहाँ पर अगर हम इसके साइन का उपयोग करें तो ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो इसका साइन आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या बन जाएगी? यहाँ पर आवर्धन क्षमता की बात करते हैं तो m इक्वल एम ई की वैल्यू हम रखते हैं 1 प्लस का d अपान एफ ई, और एम ओ की वैल्यू अगर हम रख दें V0 अपान U0 माइनस का, और सीधा करके लिखेंगे तो क्या बनेगा? सीधा करके लिखने पर बनेगा कुछ ये m इक्वल माइनस का V0 अपान U0 1 प्लस का d अपान एफ ई, ये आपका
अगला फार्मूला क्रिएट हो जाता है जब प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बने। और दूसरी बात, जब सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो जब अनंत पर बनेगा तो उस स्थिति में ये जो वस्तु की दूरी है यहाँ से यहाँ की दूरी वो एफ ई पर होगी, मतलब कि उसके फोकस पर होगी। तो अनंत के लिए फार्मूला डी अपॉन एफ ई है। तो अनंत के लिए फार्मूला डी अपॉन एफ ई है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। और ये आपका दूसरा फार्मूला भी क्रिएट हो जाता है। बेस्ट स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि आपको उसका सलूशन मिल सके। मैंने आप लोगों को सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के फार्मूले को दूसरे प्रकार से बताया था और यहाँ पर मैंने दूसरे प्रकार से बताने का प्रयास किया है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है कि यदि u और एफ ई की वैल्यू कम है तो आवर्धन आपका ज़्यादा होगा। यदि u और एफ ई की वैल्यू कम है तो आवर्धन आपका ज़्यादा होगा। अब हम इससे संबंधित बात में प्रश्नों की चर्चा करते हैं। और एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, पर जो इसकी लंबाई होती है सूक्ष्मदर्शी की वो वी नॉट और यू नॉट के इक्वल होती है, यानी कि वी नॉट प्लस यू ई के इक्वल होती है जब प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बनता है। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इसकी वैल्यू आपकी कुछ इस प्रकार से हो जाती है, यानी वस्तु कहाँ पर बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब उसके अवदृश्यक अवनेत्र लेंस के फोकस दूरी पर बनेगा। ये दो बातें बताने के लिए भूल गया था। आप इसको डायग्राम में अच्छे से इसको समझ सकते हैं। जो उसकी लंबाई होती है वो दोनों लेंसों के बीच की दूरी के बराबर होती है। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई दोनों लेंसों के बीच की दूरी के योगफल के बराबर होती है। तो ये स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी के लिए है और ये अनंत पर की, क्योंकि जब अनंत पर बनेगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा अवदृश्यक लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो अवनेत्र लेंस के फोकस दूरी पर बनेगा। स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग सवाल सीखने वाले हैं और वो सवाल ये है कि एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अवदृश्यक लेंस तथा अवदृश्यक लेंस द्वारा आवर्धन 8 है। यह सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो तो अवनेत्र लेंस तथा अवनेत्र लेंस द्वारा आवर्धन क्षमता क्या होगी, ये आपको पता करना है। एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता 8 है। प्रोग्राम यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो कामा तो अभिनेत्र लेंस द्वारा आवर्धन क्या होगा? तो अभिनेत्र लेंस का आवर्धन क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर अवदृश्यक लेंस की जो आवर्धन क्षमता है MO इक्वल 8 है और सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है MM इक्वल 32 है और अभिनेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता हमको ME इक्वल फाइंड करना है। तो MM इक्वल क्या हो जाएगा? MO इंटू ME 32 इक्वल 8 इंटू ME, तो 32/8 इक्वल ME। तो ME मतलब अभिनेत्र लेंस की जो आवर्धन क्षमता है वो 32/8 बराबर 4 हो जाएगी। इस सवाल को आप राइट डाउन कर लें।
अब हम यहाँ पर एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तथा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। तथा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। 25 है पूर्णविराम। नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। वस्तु की अपदृश्यक से दूरी और अपदृश्यक की फोकस दूरी ज्ञात करो। वस्तु से अपदृश्यक से दूरी और अपदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है और वस्तु की अपदृश्यक से दूरी तथा अपदृश्यक की फोकस दूरी ज्ञात करना है। दो बातें आपको इसमें अच्छे से समझना है। लंबाई L बराबर 14 सेंटीमीटर। श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। नेत्रिका की फोकस दूरी FE बराबर 5 सेंटीमीटर है। अपदृश्यक से दूरी, वस्तु से अपदृश्यक की दूरी, मतलब कि हमको U0 फाइंड करना है। अपदृश्यक लेंस की फोकस दूरी मतलब कि हमको F0 फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, क्या पता करना है, ये दो चीज़ें पता करनी है। ये जो आपको 3 चीज़ें मालूम है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो वस्तु की जो लेंस यानी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई है वो L बराबर क्या होती है, VO प्लस का FE। इसकी लंबाई कितनी है, वो 14 सेंटीमीटर है और हमको VO फाइंड करना है और FE की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 14 माइनस का 5 इक्वल VO हो गया और ये 9 इक्वल VO हो गया। यानी VO इक्वल क्या हुआ, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। तो अब हमको VO मालूम हो गया है। अब हम इसके अंतर्गत जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्या होता है, M बराबर VO अपान UO इंटू D अपान FE, वो भी माइनस का। अब हम इसके मान रखते हैं। तो D की वैल्यू क्या है, 25 सेंटीमीटर। M, VO, UO, D और FE। 25 इक्वल VO की वैल्यू है माइनस का 9, U0 आपको फाइंड करना है और D की वैल्यू है 25 बटे FE की वैल्यू फाइंड करनी है। FE की वैल्यू आपको मालूम है कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया है और ये आपका U0 है कुछ इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा, 5/9
इक्वल 1/u0, तो u0 इक्वल हो जाएगा माइनस का 9/5, तो u0 इक्वल 5 × 5.4/5 अदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी माइनस का 1.8 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमको इसकी फोकस दूरी फाइंड करनी है। तो कैसे लगाएंगे इसको? फार्मूला है आपके पास, क्या है? 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, तो 1/fo इक्वल 1/vo माइनस इतना। अब तो 1/fo इक्वल, इसकी वैल्यू क्या है? 9, इसकी वैल्यू क्या है? -18, 1.8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/fo 1/9 प्लस 1.8, 1/fo 1/9 प्लस का 10/18, FO लसाए 18, 9 दूनी 18, 18 × 9 18, 10 हो गया। 1/fo 12/18, तो क्या हो जाएगा? FO इक्वल 18/12, FO इक्वल 36 × 18, 6 दूनी 12, FO इक्वल 1.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में, इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सकें और उसका सलूशन मिल सके। मैं आशा करता हूँ कि आपको